Hello students, welcome to biology classes by Miss Vasist. I am Meenu, your science educator. और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है. ओके, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. देखो, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द टर्म बायो एंड डाइवर्सिटी which together refers to the variety of the living organisms present on the earth. यानी कि देखो, सबसे पहले क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, वो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है. कौन कौन से दो वर्ड हैं? बायो प्लस डाइवर्सिटी. ओके, बायो का मीनिंग होता है लिविंग. ओके, और डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई हमारी, जो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट क्या है हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी. यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये कंसीडर करें कि इतने प्लांट्स हैं हमारे, इतने एनिमल्स हैं, फिर एनिमल्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, प्लांट्स भी हमारे डिफरेंट टाइप के हैं, तो इस तरीके से जो उनकी वेराइटीज़ हैं, यानी कि जो उनकी स्पीसीज़ हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी. अब इसके आगे देखो, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. यानी कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन करने से क्या मतलब है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर. कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द एक्टिविटी परफॉर्म फॉर कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. यानी कि कंजर्वेशन क्या हो गया, यानी कि जो हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, किसके लिए करेंगे वो एक्टिविटी, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए. ठीक है, जो भी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे अपने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, अब आगे देखो, द प्लांट्स एंड द एनिमल्स फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवली. देखो, अब हम इसके अंदर हमारी दो टर्म्स आती हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, फ्लोरा और फोना. तो फ्लोरा यानी कि अगर हम कोई भी एक एरिया है पर्टिकुलर, उस एरिया की अगर हम सिर्फ प्लांट लाइफ की बात करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा. ओके, ऐसे याद करना, फ्लोरा फ्लावर. तो फ्लावर कहाँ पर बनते हैं, हमारे प्लांट्स पर ही बनते हैं ना. तो हमारा फ्लोरा किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम, प्लांट के लिए. और फोना हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स लाइफ के लिए. कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया की सिर्फ जो एनिमल लाइफ है उसके लिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फोना. ठीक है, आगे देखो. अब biodiversity is an access to us. It maintain ecological balance, soil fertility, climatic change and boost tourism. It helps in maintains the adequate number of the each form of the living organisms. यानी कि क्या बता रखा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, अब बहुत सारे इसके फैक्ट्स बता रखे हैं कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. तो क्या क्या बता रखे हैं, जैसे सॉइल फर्टिलिटी, इकोलॉजिकल बैलेंस, क्लाइमेटिक चेंज करते हैं, बूस्ट यानी कि जो टूरिज़्म है उसको भी क्या करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, यानी कि इंक्रीज़ करते हैं. तो ये क्या हो गई हमारी कुछ बायोडाइवर्सिटी की बेनिफिट्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई, अब हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना. यानी कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा रहे हैं. तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि भाई हमें उनको बचाने की ज़रूरत पड़ी. तो अब हम पढ़ेंगे थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको. ठीक है, तो देखो, फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट्स ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर कंजप्शंस. अब यहाँ पर जो एक वर्ड आया है हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर वो रहता है उसका एक नेचुरल प्लेस होता है जहाँ पर वो रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट. ओके, आगे देखो, मेजर इम्बैलेंस इन बायोडाइवर्सिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. यानी कि क्या हो रहा है, डिप्लीशन यानी कि कमी हो रही है, किस चीज़ की, नेचुरल हैबिटेट्स, यानी कि नेचुरल हैबिटेट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है. With the increase in human population, the demand of the vacant land for the living, production of the agriculture products, firewoods and timber harvesting, etc. has increased tremendously, resulting in destruction of the natural habitats of both animals and plants. देखो, इसमें क्या बता रखा है कि जो अब ये नेचुरल हैबिटेट है वो हमारे ख़त्म हो रहे हैं. तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं,
जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ये आपको पता है। अब अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो क्या होगा, साथ साथ में उसकी जो भी कुछ नीड्स वगैरह है वो भी इंक्रीज़ होंगी, उसकी डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होंगी। तो उसकी उनकी डिमांड को, उनकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए क्या कर रहे हैं, नेचुरल हैबिटेट को वो ख़त्म करते जा रहे हैं, जिसका डायरेक्ट सा इफेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो अब, पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। With the increase in urbanization, a number of the pollutants have added to the Earth atmosphere with the time. This has majorly disturbed the ecological balance of the Earth by bringing climatic changes in the Earth atmosphere. Pollution therefore acts as a big threat to the conservation of biodiversity as it majorly affects the ecosystem existing on the Earth's surface. इसमें क्या बता रखा है भाई कि जो डे बाय डे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ रही हैं, तो इंडस्ट्री बढ़ रही हैं तो जायज़ सी बात है कि पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा होगा। अब पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या है, बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट सा इफेक्ट पड़ रहा है। अब इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या है, वो ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। यानी कि मेन बात क्या हो जाएगी कि जो जैसे पोल्यूशन है, एनिमल्स को किस में प्रॉब्लम होगी, यानी कि उनको ब्रीदिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगी, है ना। पोल्यूशन का तो यही इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। और अगर हम प्लांट्स की बात लें तो जो पोल्यूशन है, जैसे अभी साइड में जो इंडस्ट्री वगैरह दिखा रखी है, ये चिमनी वगैरह दिखा रखी है, तो यहाँ से स्मोक निकल रहा है, तो वो स्मोक जाकर क्या हो जाएगा, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी लीव्स के ऊपर जम जाएगा, यानी कि इकट्ठा हो जाएगा, और जो गैसियस एक्सचेंजेस होती हैं स्टोमेटा के थ्रू वो नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के साथ उनका बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो एनिमल्स और प्लांट्स में जो रिलेशन बना हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक मेन थ्रेट है, यानी कि मेन कोज है, जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या है, इफेक्ट पड़ रहा है और वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट देखो, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग इज अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी. Overgrazing is caused due to the sudden increase in the number of the animals and leads to slow depletion of one of the form of the plants consumed in bulk by the animals. तो देखो इसके अंदर क्या बता रखा है कि ओवरग्रेजिंग यानी कि जो एनिमल्स होंगे वो क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम उसको एक ही एरिया के ऊपर छोड़ देते हैं एनिमल्स को, तो वो क्या करने लग जाते हैं, वहीं पर सिर्फ ग्रेजिंग करते हैं और वहाँ की जो पर्टिकुलर स्पीसीज़ होती है प्लांट्स की, उनको खा जाते हैं। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से प्लांट्स तो ख़त्म हो रहे हैं हमारे, और एनिमल की स्पीसीज़ हमारी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है ना। नेक्स्ट है फिर पोचिंग. पोचिंग मीन्स किलिंग एनिमल इलीगली, यानी कि अकानूनी रूप से क्या करना, जो एनिमल्स हैं उनको मारना. इवन प्रोटेक्टेड एरियाज आर समटाइम्स नॉट completely safe for a wild animals as the poachers have been found to have access to these areas as well. Though the government has banned poaching, yet some efforts still need to be made to prevent such illegal actions. इसके अंदर क्या बता रखा है हमारा कि जो हमारी पोचिंग होगी, यानी कि पोचिंग सबसे पहले तो अभी क्या बताया है कि जो एनिमल्स हैं उनको इलीगली क्या कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं उनकी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोचिंग. ठीक है. उसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे पोचिंग यानी कि जो शिकार करते हैं ना जैसे एनिमल्स का, उसको बोल रहे हैं क्या, पोचिंग. अब पोचिंग करते क्यों हैं, यानी कि एनिमल्स को मारते क्यों हैं. जैसे आपने पहले देख रखा होगा ना कि जो राजा महाराजा होते थे उनके तो शौक होते थे ये सब करना, और क्या होते हैं बहुत सारे, जैसे आपको पता है कि एनिमल से हमें क्या क्या मिल सकता है, स्किन, है ना, स्किन मिलती है ना. और जैसे आप ये मान लो कि जो टाइगर होता है उसकी स्किन बहुत सारी यूज़ होती है, बहुत जगह पर यूज़ होती है ना. तो इस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके यूज़ करने के लिए उनको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं इलीगल वे से. लेकिन अब तो ऐसे बहुत सारे यानी कि लॉ भी बनाए हुए हैं, कानून भी बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम जो एनिमल्स हैं उनकी किलिंग को रोक रहे हैं. लेकिन अभी भी मतलब काफ़ी हद तक मतलब उनको प्रोटेक्शन मिली है, लेकिन उस वे तक नहीं मिली है कि वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएं. ओके. अभी नेक्स्ट देखो हमारा ये हो गया हमारे यहाँ तक. अब नेक्स्ट आता है आपका डिफोरेस्टेशन. अभी हमने पीछे क्या पढ़ी थी, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो मेन थ्रेट्स थी बायोडाइवर्सिटी की. अब आगे हम पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन. अभी तो हमने प्लांट्स का, यानी कि अब डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, प्लांट की कटिंग करना, है ना. तो देखो आप इस ऊपर वाला पैराग्राफ है, इसको आप खुद पढ़ के देख सकते हो. इसके अंदर सिर्फ डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन दे रखी है. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
ये आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी है। कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि एक बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डिफोरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट को कट करना, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफोरेस्टेशन। ठीक है, अब आते हैं कॉजेज़ ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि भाई जो पेड़ हैं उनको कटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो देखो, कॉजेज़ ऑफ द डिफोरेस्टेशन ट्रिगर्स बाय द ह्यूमंस आर एज फॉलो। तो क्यों करते हैं, देखो, अर्बनाइजेशन इज़ द मेजर फैक्टर कॉजिंग द डिफोरेस्टेशन। सबसे पहले अभी पिछले वाले पेज पर बताया था ना कि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहे हैं, जो पीपल है वो विलेज से सिटी की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो अर्बनाइजेशन हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर मतलब पेड़ों को कट करके तभी तो जगह बनाएंगे ना, तभी तो इंडस्ट्री वगैरह बनाएंगे ना। तो ये भी उसका मेन कॉज हो गया, किस चीज़ का, डिफोरेस्टेशन का। नेक्स्ट है, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज हैज़ लेड टू वाइपिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट लीडिंग द डिफोरेस्टेशन, यानी कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, वो भी क्या करनी है, वाइप आउट द फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट है उनको ख़त्म करती जा रही है। नेक्स्ट है फिर क्लियरिंग लैंड फॉर द कल्टिवेशन in order to meet the increasing demand of the growing population is another factor that has majorly contributed toward deforestation। यानी कि क्या कर रही हैं, क्लियरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन, यानी कि क्रॉप वगैरह उगाने के लिए, फील्ड जैसे खेतों में हम क्रॉप उगाते हैं ना, तो वो वाली प्रोसेस करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर कर रही हैं। नेक्स्ट है फिर कटिंग डाउन ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स लाइक फ्यूल, पेपर, वुड, यानी कि जो भी हमें ट्रीज़ से मिलता है उन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए भी फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है फिर ओवर ग्रेजिंग बाय द एनिमल्स ऑल्सो लीड्स टू द डिफोरेस्टेशन इन द लॉन्ग रन, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो देखो, ये ऊपर वाले जो 4-5 पॉइंट्स थे ये किसकी वजह से हो गए, ह्यूमन बीइंग की वजह से हो गए। यानी कि ह्यूमन बीइंग की वजह से क्या हो रहा है, जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म होते जा रही है। नेक्स्ट है अब हमारा नेचुरल रीजंस फॉर द डिफोरेस्टेशन आर लिस्टेड बिलो, यानी कि अब हम कुछ नेचुरल रीजंस पढ़ेंगे। ये ऊपर हमने क्या पढ़े हैं, जो कि ह्यूमन की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो नेचुरल रीजंस है कुछ, जैसे फर्स्ट है फॉरेस्ट फायर्स, यानी कि पेड़ों, फॉरेस्ट में कई बार क्या हो जाती है, अपने आप फायर लग जाती है। यानी कि जो जैसे बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं ना, उनके जो लीव्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यानी कि आपस में टकराते हैं और क्या हो जाती हैं, वहाँ पर चिंगारियाँ बन जाती हैं और आग लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर फ्लड एंड ड्रॉट, यानी कि या तो बाढ़ आ जाती है तभी भी फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, या फिर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता है, तभी भी जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ख़त्म हो जाते हैं वो। नेक्स्ट है फिर अर्थक्वेक का डायरेक्ट सा इफेक्ट पड़ेगा। ये तीनों हमारी क्या हो गई, नेचुरल रीजंस, ठीक है ना, ये हमारे क्या हो गए, तीनों के तीनों नेचुरल रीजंस डिफोरेस्टेशन के। और जो हमने ऊपर पढ़े थे अभी, वो हमारे क्या थे, ह्यूमन बींग्स की वजह से क्या हो रही थी, हमारी डिफोरेस्टेशन हो रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन है अब हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो हमारा डिफोरेस्टेशन है उनकी मेन वजह क्या क्या है। अभी आगे देखो, डिफोरेस्टेशन हैज़ अ ग्रेटली नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट, इट डिस्टर्ब द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस। द मोस्ट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द डिफोरेस्टेशन इज द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द स्पेसिस। यानी कि क्या होता है, डिफोरेस्टेशन का अलग से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारा कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं वो देखो। Deforestation has a greatly negative impact on the environment. It disturbs the natural ecological balance. And the most negative effect of the deforestation is the loss of habitat for large number of species. यानी कि मेन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर। कैसे पड़ रहा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्लांट्स की वजह से ही क्या होती हैं, जो गैसियस बैलेंस है वो बना रहता है ना, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी बना रहता है। ओके, आगे देखो, डिफोरेस्टेशन इज़ द लॉस ऑफ द हैबिटेट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़। यानी कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज़ ऐसी है जो कि फॉरेस्ट के अंदर रहती है, तो उनका हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाएगा ना अगर डिफोरेस्टेशन हो गया तो। नेक्स्ट है फिर, अपार्ट फ्रॉम दी जनरल इफेक्ट्स देयर आर सेवरल अदर लॉसेज कोज्ड बाय द डिफोरेस्टेशन। अब देखो, यानी कि ये ऊपर वाले तो थोड़े से नेचुरल हो गए, लेकिन अब देखो जो मेन इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ रही है। डिफोरेस्टेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्लोबल वार्मिंग
As the level of the carbon dioxide continuously increase the atmosphere due to the excessive cutting down of the trees, global warming increase perpetually। यानी कि इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो हमारे डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम प्लांट को कट कर रहे हैं उसके अंदर, तो क्या है हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारी अर्थ के ऊपर। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स है वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्या है, प्लांट तो है नहीं जो कि उसको यूज़ कर लेंगे, तो प्लांट्स नहीं है तो क्या हो जाएगा, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो हमारे डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हो रही है इसका मतलब यानी कि जो CO2 की कंसनट्रेशन है वो हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़ कैसे होगी, अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ही करेंगे, है ना। अब वो रिलीज़ करेंगे तो पहले क्या थे, प्लांट्स प्रेजेंट थे, तो प्लांट्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते थे और बदले में क्या देते थे, हमें ऑक्सीजन देते थे, और इस वजह से जो गैसियस बैलेंस है वो बना रहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ बाहर आ रही है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है ना। तो CO2 ज़्यादा हो रही है तो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट किसके ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है उसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है हमारा डिफोरेस्टेशन ऑल्सो इम्पैक्ट द क्लाइमेट बाई इंक्रीजिंग द एम्बियंट टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द रेनफॉल ग्रेजुअली इट लीड्स टू ड्रॉट। यानी कि डिफोरेस्टेशन आपको पता है ना, जैसे ये बोलते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो ज़्यादा बारिश आएगी, है ना। क्यों बोलते हैं भैया ऐसा, क्योंकि जैसे जो प्लांट्स होते हैं ना उनके लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं ना, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको रिलीज़ करते हैं, फिर वो क्या कर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, उसके बाद उनके क्लाउड्स बन जाते हैं, उसके बाद रेन हो जाती है ना। लेकिन अब प्लांट्स ही नहीं है तो क्या है, कोई भी प्रोसेस होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, यानी कि ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है फिर deforestation contribute in the soil erosion. For the absence of the vegetation, the uppermost layer of the soil become loose, leading to the erosion of the soil in current of the water or air. क्या बोल रखा है कि डिफोरेस्टेशन यानी कि ये आपको पता नहीं कि जो प्लांट्स होती हैं उनके रूट क्या करती हैं, जो सोइल होती है हमारी उनको एकदम टाइट पकड़े रखती हैं और सोइल को इरोज होने से बचाती हैं। लेकिन अब प्लांट्स ही नहीं है तो क्या है, हमारे क्या हो जाएंगे, जो सोइल है उसका इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है फिर डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन द डेजर्टिफिकेशन इन विच द फर्टाइल लैंड ग्रेजुअली गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। फिर क्या है, डिफोरेस्टेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन। यानी कि आप ये बताओ कि अगर किसी एरिया के अंदर प्लांट ही नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट एरिया बोलते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन में, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक ड्रॉट एंड फ्लड। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ भी इसकी वजह से होती है भाई, डिफोरेस्टेशन की वजह से। वो कैसे होती है, वो देखो, ड्रॉट अभी आपको बताया कि सूखा पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है फिर हमारी फ्लड, यानी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी ऐसी प्रोसेस करते हैं जिनकी वजह से जो फ्लड है वो कंट्रोल में रहती है। लेकिन क्या होता है, अब डिफोरेस्टेशन ही हो गया है, यानी कि प्लांट्स हैं ही नहीं, तो क्या है, ड्रॉट और फ्लड दोनों के चांसेस ज़्यादा हो गई हैं। तो आज वाले पार्ट में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।